हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। वैसे तो एंजाइम पे काफ़ी वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड किए हुए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाके आराम से आप दिख जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ वीडियोस रह गए थे उस टाइम पे, जो कि हम अब जा करके अपलोड करेंगे, धीरे धीरे करके आपके एग्ज़ाम से पहले ही अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है हमने टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, और हम जानते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक एंजाइम की एक्टिविटी या रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल बनाया हुआ है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती है। उसका रीज़न क्या है ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स में कोलिजन बढ़ जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की जब कोलिजन बढ़ते हैं मतलब उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। कुछ टाइम के बाद वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और यही केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है। और हमें पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी के बिना कोई भी मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मतलब उसको अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी मिलनी चाहिए, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और ये कहाँ से मिलेगी? जब हम टेम्परेचर देंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी कोलिजन होने से, जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होकर उसको एक्टिवेट करेगी कन्वर्ट होने के लिए प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये इसका रीज़न हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते चली जाइए तो एक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ऐसा होता है। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी एक लिमिट तक ही बढ़ती है, लेकिन जब हम फर्दर टेम्परेचर में इंक्रीज़ करते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी कम होने लग जाती है। और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक बेल शेप्ड कर्व हमें मिलता है। बेल शेप्ड कर्व देखिए बेल जैसा होगा, जैसे घंटा होता है। तो देखिए एंजाइम एक्टिविटी और ये हमने टेम्परेचर रेंज के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है जो इस तरीके से बेल शेप का आया है। इसमें हमने देखा कि जो मैक्सिमम एक्टिविटी है एंजाइम की वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास आती है। जैसे हमारी बॉडी में भी जो एंजाइम है वो 37 से लेकर के 40 डिग्री की रेंज में काम करते हैं। इससे ज़्यादा अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो एंजाइम एक्टिविटी का लॉस होने लग जाता है। जैसा कि अगर आपको बहुत हाई फीवर आ रहा है तो आपकी बॉडी में जो एंजाइम है, जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, वो सब एक्टिवेट नहीं रह पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से, इसीलिए आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। आपको हल्का खाने के लिए कहा जाता है जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि आप बहुत ही हैवी खाना खा लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका पेट भी ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से ही सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ज़्यादा टेम्परेचर, एक रेंज से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंजाइम हमारा डीनेचर हो जाएगा। क्योंकि एंजाइम को आपको पता है एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स की एक्टिविटी क्या होती है, आप उनका प्रोटीन को डीनेचर कर देंगे, एंजाइम को डीनेचर कर देंगे तो फिर क्या होगा, उनकी जो एक्टिव साइट होगी उसका लॉस हो जाएगा, उसका शेप बिगड़ जाएगा, कन्फर्मेशन बिगड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जब एंजाइम का डीनेचुरेशन या प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है तो वो एक्टिव कंडीशन में नहीं आ पाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नीचे की तरफ जाता हुआ ग्राफ बना है। इसके बाद देखिए कौन सा फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर है पीएच। जैसा कि आपने टेम्परेचर के साथ देखा, पीएच को बढ़ाने पे भी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन ये भी एक लिमिट तक ही। ठीक है, देखिए जो एंजाइम होते हैं पीएच सेंसिटिव होते हैं, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही आप टेम्परेचर पीएच का आपको वेरिएशन पता है कि जब पीएच या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और जब अमीनो एसिड का एक पर्टिकुलर प्रोटोनेशन हुआ होता है उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब उनका जो भी साइड चेन्स के मॉलिक्यूल हैं वो जब तक चार्ज नहीं रहेंगे वो एंजाइम एक्टिव नहीं रहेगा। तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि कौन सा एंजाइम किस पीएच पे अच्छा वर्क कर रहा है। जैसे बहुत से एंजाइम जो एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं वो 7 पीएच, जो हमारा न्यूट्रल पीएच होता है, उस पर ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं।
तो देखिए मैंने फिर से वही ग्राफ बनाया है बेल शेप्ड कर्व। इसमें भी मिलेगा कि एंजाइम एक्टिविटी जब हम जैसे पीएच बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, लेकिन 7 पीएच तक वो अच्छी सबसे होगी और उसके बाद फिर कम होने लग जाएगी। ये हमारा जनरल, ये हमने ट्रेंड देखा हुआ है बहुत से मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो लिविंग सिस्टम में काम करते हैं, एनिमल बॉडी में जो काम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो इस कर्व को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे आपको हम बताएं कि जैसे पेप्सिन हुआ, पेप्सिन जो होता है वो आपको पता है कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि स्टमक में रिलीज होता है। तो इसलिए 1.5 पीएच में काम करता है, क्योंकि आपको पता है स्टमक में HCl सिक्रीट होगा, HCl का पीएच तो कम होगा ही होगा, लेकिन उस पीएच पे भी पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन इजीली कर लेता है। तो ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा एसिड फॉस्फेटेज भी 4 to 5 पीएच पे वर्क कर लेता है, 7 पे नहीं उतना अच्छा काम कर पाता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज को भी अगर हाई पीएच भी 10 to 11 पीएच भी दिया जाए तो भी वो काम कर लेता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं लिविंग सिस्टम में। वैसे भी आप जानते हैं कि बायोलॉजी में एक्सेप्शंस तो हर चीज़ में रहते ही हैं, ठीक है। कोई भी फैक्ट एकदम परफेक्ट नहीं होता कि यही चीज़ फॉलो होगी। तो ये कुछ एक्सेप्शन आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसको एक बार देख सकते हैं। उसके बाद आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में आपको सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप ज़्यादा सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे, सबस्ट्रेट को बढ़ाते चले जाएंगे, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये भी एक लिमिट तक ही होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जितने एंजाइम हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 एंजाइम हैं, ठीक है, 4 एंजाइम, आपने धीरे धीरे करके एक सबस्ट्रेट ऐड किया, वो इस एंजाइम से जाके बाइंड हो गया, दूसरा सबस्ट्रेट ऐड किया, इससे जाके बाइंड हो गया, तीसरा ऐड किया, इससे जाके बाइंड हो गया, चौथा ऐड किया, इससे जाके बाइंड हो गया। मतलब आप जैसे जैसे सबस्ट्रेट ऐड किए तो क्या हुआ, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती चली गई, एंजाइम सारे फंक्शनल हो गए। लेकिन अब देखिए कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं, इसके बाद आप बढ़ा दीजिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो कुछ होगा ही नहीं कुछ टाइम के लिए। मतलब कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं होगा, जब तक कि ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते P1 P2 P3 P4 में, और ये एंजाइम दोबारा से खाली नहीं हो जाते, तब तक वो रिएक्शन बहुत ही धीमी गति से चलेगी या बहुत बढ़ेगा नहीं रिएक्शन का रेट। तो जब ये एंजाइम खाली हो जाएंगे, ये सारे जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर से एंजाइम खाली हो जाएंगे, फिर आप ऐड करिए एक के बाद एक, तो फिर लेकिन सारे के सारे एक साथ तो खाली होंगे नहीं। हो सकता है पहले कोई एक खाली हो जाए तो आपका दूसरा सबस्ट्रेट जो ऐड किए हो वो यहाँ पे ऐड हो जाए। तो ये काम कब तक चलता रहेगा, जब तक आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अवेलेबल है। लेकिन आपके पास सबस्ट्रेट ही खत्म हो गया तो क्या ही कर लेगा एंजाइम रह करके। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो होता है वो भी एक लिमिट तक एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाता है, और जब पूरा सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एंजाइम एक्टिविटी तो बढ़ेगी नहीं, एंजाइम अकेला क्या ही कर लेगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज रैपिडली आफ्टर सबस्ट्रेट एडिशन, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था, अंटिल ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर सैचुरेटेड। अंटिल ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर सैचुरेटेड मतलब जब तक पूरे इसके एक्टिव साइट जो है कवर नहीं कर लेते सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तब तक बढ़ेगा। उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा, फिर धीमे धीमे बढ़ेगा, ठीक, जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, फिर खाली नहीं हो जाएगा, फिर दूसरा ऐड नहीं होगा। तो आफ्टर दिस एक्टिविटी नॉट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, उसके बाद जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो एक्सपोनेंशियली तेजी नहीं बढ़ेगी, एंड फाइनली रीच टू मैक्सिमम व्हेन ऑल द सबस्ट्रेट इज यूटिलाइज्ड। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे हाइपरबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व बनाया हुआ है। इससे पता चला कि जैसे जैसे हम एंजाइम की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन बाद में धीमे धीमे बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे एंजाइम खाली होता जाएगा तभी तो सबस्ट्रेट ऐड होता जाएगा, और जब सबस्ट्रेट खत्म ही हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पे पहुँच जाएगी, फिर उसके बाद तो बढ़ेगी नहीं। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व इसमें हमें मिलता है एंजाइम एक्टिविटी के साथ जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि हमारा मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी है और इसका जो हाफ है उसको हम Km कहते हैं। आपने देखा ही मिकेलिस मेंटन में, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मिकेलिस मेंटन जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की ही किस तरह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ये मिकेलिस मेंटन लाइनवीवर बर्क इक्वेशन से आसानी से समझा जा सकता है। तो आप वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, मिकेलिस मेंटन का आपको लिंक मिल जाएगा, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए एंजाइम कंसंट्रेशन पे भी मतलब एंजाइम एक्टिविटी का असर होता है। जैसे जैसे आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे एंजाइम एक्टिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन कब तक बढ़ेगी, आपके सबस्ट्रेट सब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप जितना भी एंजाइम डाल देंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। तो जब तक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आप एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, उसके बाद आप बढ़ाते रहिए कंसंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट है ही नहीं तो फिर कहाँ से बढ़ेगी,
ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व मिलता है, जैसा कि ऊपर वाले में मिला था। तो आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट है इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर्स नाम से ही पता चल रहा है कि एंजाइम एक्टिविटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनहिबिटर्स को ऐड करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ तो जाएगी नहीं। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन से दिखा दिया है। अब देखिए इनहिबिटर्स कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से वो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, इसका तो वीडियो हमारे चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है, जो हम पहले बना चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। या तो आप फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, उसमें आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो हो सकता है आपका और भी काम बन जाए, तो इसको देख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर के आएंगे कुछ और एंजाइम के टॉपिक्स जो मैंने कवर नहीं किए हैं वो, और अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, आप देखिए, याद करिए इसको। ऑल द बेस्ट।